सो लास्ट टाइम हम गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे। गैलीलियो ने एक हाइपोथेसिस फॉर्म करी कि क्या होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉल है, वो रोल डाउन कर रही है अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन, तो वो मूव करती ही रहेगी जब तक उसे रोका ना जाए। अगर वो इंक्लाइंड प्लेन से आती हुई स्ट्रेट लाइन में जा रही है तो क्या होगा, वो चलती ही रहेगी जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं लगाया जाता इसे रोकने के लिए। अभी इस हाइपोथेसिस को आगे लेते चलते हुए ही न्यूटन एक दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इसी को आगे कंटिन्यू किया और उन्होंने फर्स्ट लॉ दिया अपना, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे आइजैक न्यूटन, आपने नाम सुना भी हुआ था। 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ जो था वो गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही था कि एक ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे रहे तो वो रेस्ट पे ही रहता है, ऑब्जेक्ट मोशन में रहे तो मोशन में ही रहता है, until and unless it is stopped या फिर until and unless some external unbalanced force is applied to it। डेफिनेशन लिखती हूँ मैं यहाँ पे। सो यहाँ पे मैंने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिख दिया है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, यानी एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहे, अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहे, मतलब मूव ही होता रहे तब तक जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना अप्लाई किया जाए, या फिर जनरल टर्म्स में सिंपल बोल सकते हो, जब तक आप उसे कोई फोर्स से चेंज ना करो, उसका कोई मूवमेंट ना करो, उस पर कुछ इफेक्ट ना डालो, राइट। जब तक कोई फोर्स नहीं डालोगे तो कोई चीज़ रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहेगी और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। मतलब कि यहाँ से एक वर्ड डिराइव होकर आता है इनर्शिया। इनर्शिया वर्ड का मतलब क्या होता है, यही टेंडेंसी, किसी भी ऑब्जेक्ट की एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि वो रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहती है और मोशन में है तो मोशन पे ही रहना चाहती है, मतलब मूव ही करना चाहती है, ठीक है। ये जो टेंडेंसी होती है हर ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड इनर्शिया, ठीक है। अब इसको डिटेल में एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं हम। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, इमेजिन करो एक सिचुएशन जब आप एक बस में बैठे हो और दैट इज़ अ मूविंग बस, बस चल रही है और अचानक से बस ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई करे। जब ऐसी सिचुएशन होती है, अचानक से ब्रेक अप्लाई होती है तो आपको एक बैकवर्ड जर्क मिलता है ना, मतलब आपको ऐसा लगता है पीछे अचानक से आपकी पूरी बॉडी पीछे की तरफ जा रही है। तो वो क्यों होता है, वो यही इनर्शिया के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। समझाती हूँ कैसे। अब क्या है इनर्शिया का मतलब क्या हो गया, और फर्स्ट लॉ का भी यही मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इस समय हमारी बॉडी किस में है, मोशन में, क्योंकि बस मूव कर रही है तो हमारी बॉडी बस के साथ मूव कर रही है। अब क्या है, बस ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक अप्लाई करी। अब जब वो अचानक से ब्रेक अप्लाई करी, जो हमारी अपर बॉडी है वो अभी भी मोशन में ही रहना चाहती है, ठीक है। जो हमारे फीट हैं जो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, बस के फ्लोर को टच कर रहे हैं, मैं यहाँ डायग्राम के थ्रू शो करूँ, अगर हम यहाँ सिटिंग पोजीशन में बैठे हैं तो हमारे फीट टच कर रहे हैं ग्राउंड को, राइट। लेकिन हमारी अपर बॉडी क्या करेगी, इस मोशन में ही रहना चाहेगी। बोला ना, इनर्शिया क्या कहता है, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। तो हमारी अपर बॉडी उस मोशन में ही रहना चाह रही है, जिसकी वजह से हमें एक बैकवर्ड जर्क महसूस होता है, राइट। ये कॉन्सेप्ट होता है इनर्शिया का, ठीक है। अब क्या है, ऐसा ऑपोजिट सिचुएशन इमेजिन करो, लेट सपोज कि बस रुकी हुई है। जब बस रुकी हुई है और बस ड्राइवर ने क्या किया, अचानक से बस चलाई, उस केस में भी आपको एक फॉरवर्ड जर्क महसूस होता है, मतलब आपकी बॉडी आगे की तरफ जाती है। वहाँ क्या है, वहाँ ये वाली सिचुएशन है कि आपकी बॉडी इस समय किस में है, रेस्ट वाली स्टेट में है। आपने क्या किया, जो बस ड्राइवर था, बस ड्राइवर ने अचानक से बस चला दी। अब जैसे ही बस चलाई, आपकी बॉडी किस में, रेस्ट में। इनर्शिया क्या कहता है, या फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही रहना चाहता है, मतलब हमारे फीट जो ग्राउंड को टच कर रहे हैं, जो बस के ग्राउंड को टच कर रहे हैं, वो रेस्ट पे ही रहना चाहते हैं। लेकिन हमारी अपर बॉडी क्या हुई, जैसे ही बस आगे चली तो मोशन में आई, जिसकी वजह से हमें एक जर्क महसूस हुआ, जर्क मतलब धक्का सा महसूस हुआ, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है इनर्शिया का, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को आप ये भी बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया, बिकॉज इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी एकदम सेम है, ठीक है। तो कभी कभार एमसीक्यू में क्वेश्चन आए, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट चीज देखते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम। सेकेंड केस में, व्हेन अ बस टेक्स अ शार्प टर्न, बस सीधी सीधी चल रही है, बस ने क्या किया, एक अचानक से शार्प टर्न ले लिया, बी इट लेफ्ट और राइट। लेट सपोज लेफ्ट वाला केस लेते हैं, अचानक से बस ने लेफ्ट टर्न लिया। अब क्या होगा, अगेन सिचुएशन इमेजिन करो, सीट पे यहाँ जो भी इंसान बैठा हुआ है वो मोशन में है, स्ट्रेट मोशन में है, ठीक है, बस सीधी चल रही है।
अचानक से बहुत शार्प लेफ्ट टर्न लिया तो हमारी पूरी बॉडी लेफ्ट तरफ टर्न कर जाती है। क्यों? यही इनर्शिया की वजह से। बॉडी मोशन में है तो आगे फॉरवर्ड मोशन में रहना चाहती है, शार्प टर्न लिया जिसकी वजह से हमें लेफ्ट साइड जर्क महसूस हुआ। तो अब यहाँ से दो चीज़ें क्लियर होती हैं कि इनर्शिया जो है, इनर्शिया दो टाइप्स का हो सकता है। फर्स्ट क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और रेस्ट। और सेकंड केस है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जनरली यही होता है, कम चांसेस में ये यूज़ होता है। डायरेक्शन मतलब जैसे मैंने अभी लेफ्ट और राइट का बताया कि लेफ्ट साइड टर्न कर रहे हैं तो लेफ्ट साइड जर्क महसूस होगा, ऐसे ही बस अगर राइट साइड टर्न करे तो राइट साइड जर्क महसूस होगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट इनर्शिया का था। अब और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखते हैं कि कहाँ लाइफ में यूज़ होता है। सो कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हेन अ फास्ट मूविंग स्ट्राइकर स्ट्राइक्स, कैरम बोर्ड की बात करें, कैरम बोर्ड में जब आप प्लेयर्स प्ले करते हैं एक स्ट्राइकर होता है जिससे आप स्ट्राइक करते हैं और यहाँ देयर इज अ पाइल ऑफ कॉइन्स जिसको आप बोलते हैं गीटियाँ होती हैं आपकी कैरम बोर्ड की। अब आप जब यहाँ से स्ट्राइक कर रहे हैं स्ट्राइकर से तो क्या होता है, काफ़ी बार अगर एक पाइल एकदम सीधी पड़ी हुई है तो क्या होता है, सिर्फ ये लोअर मोस्ट कॉइन, सिर्फ ये लोअर मोस्ट कॉइन मूव करता है और बाकी जो पूरी पाइल है वो इंटैक्ट रहती है, मतलब एज इट इज़, ये मूव नहीं करती, सिर्फ लोअर मोस्ट कॉइन हट जाता है। ऐसी वाली सिचुएशन देखी है कैरम बोर्ड खेलने में। अगर आप एक पाइल बना के कॉइन्स की रखी हुई हो तो स्ट्राइक करने पर लोअर मोस्ट कॉइन मूव करता है और बाकी पाइल इंटैक्ट रहती है। ऐसा क्यों होता है? वापस इनर्शिया का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या लगेगा यहाँ पे, ये जो पाइल ऑफ कॉइन्स हैं ये रेस्ट पे हैं। ठीक है, आपने क्या किया, स्ट्राइकर से इन्हें स्ट्राइक किया बहुत तेज़ी से, अचानक। ठीक है, तो जब आपने स्ट्राइक किया क्या हुआ, ये जो लोअर मोस्ट कॉइन है ये मोशन में आई। ठीक है, और जो ऊपर वाली कॉइन्स हैं, ऊपर वाली जो गीटियां हैं वो अभी भी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट पे ही रहना चाहती हैं, जिसकी वजह से ये पूरी कॉइन्स नहीं मूव करते, एक भी कॉइन नहीं मूव करती, सिर्फ लोअर मोस्ट कॉइन मूव करती है। तो कॉन्सेप्ट लगता है इनर्शिया का। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन वी हिट अ कारपेट डस्ट फॉल्स डाउन। जब आप कारपेट को हिट करते हैं प्रॉबेबली विद अ स्टिक तो क्या होता है, उसमें से काफ़ी ज़्यादा डस्ट निकलती है। क्यों होता है? अगेन कारपेट किस पे? स्टेट ऑफ रेस्ट पे। अब आपने क्या किया, कारपेट को काफ़ी ज़ोर से मतलब स्ट्राइक किया या किसी तरह किसी स्टिक से या हैंड से कैसे मर्जी स्ट्राइक किया, उस वजह से क्या होता है, जो कारपेट है वो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहता है लेकिन उसके जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो मोशन पे आ जाते हैं। ऑल्दो वो भी रेस्ट पे रहना चाहते हैं लेकिन जब हमने फोर्स अप्लाई किया तो वो रेस्ट पे मोशन में आ जाते हैं जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं नीचे। अब क्या है, इनकी मैं डिटेल्ड एक एक लाइन में एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, मैंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नहीं दी बिकॉज ये सब चीज़ें आपको कोई भी बुक से मिल सकती हैं। मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए, ये इनर्शिया का कॉन्सेप्ट होता क्या है, ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स क्या है, क्योंकि हमारी साइंस जितनी है वो प्रैक्टिकल चीज़ों से रिलेटेड है। जितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेकर चलोगे उतना ज़्यादा समझ आएगा। तो क्या है, मैं एक एक लाइन में बता रही हूँ, मैं कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रही, उसके लिए आप कोई भी बुक रेफर करोगे आपको मिल जाएगी। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। व्हेन वी शेक द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री विगरसली लीव्स फॉल डाउन। ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है कि क्या होगा, आपने किसी ट्री की ब्रांच को शेक किया, बहुत तेज़ी से शेक किया, विगरसली मतलब बहुत तेज़ी से, तो उसकी जो लीव्स हैं, सब नहीं बट कुछ लीव्स जो ड्राई लीव्स हों प्रॉबेबली वो गिर जाती हैं। क्यों? अगेन वही कॉन्सेप्ट है, ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो इनिशियली किस पे हैं? रेस्ट पे हैं। आपने जब अचानक से उसे शेक किया तो क्या हुआ, ट्रीज की जो ब्रांचेस है वो अभी भी रेस्ट पे रहना चाहती हैं, जो लीव्स हैं वो मोशन में आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया उन पे, तो वो मोशन में आ जाती है जिसकी वजह से वो लीव्स गिर जाती हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। वी शुड टाई द लगेज केप्ट ऑन द रूफ ऑफ अ बस विद अ रोप। अब क्या है, जब ट्रैवल कर रहे होते हो आप बस में, आपने देखा होगा बस के ऊपर काफ़ी सारा लगेज टाई करके रखा होता है लोगों ने। जो ट्रैवलर्स होते हैं, आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल करना है बस से, तो क्या है, आप लगेज ऊपर लगते हैं। अब तो बस की वो डिक्की काफ़ी बड़ी होती है, बट पहले टाइम की बात कर रही हूँ मैं, तो बस के ऊपर एक प्रोविज़न होता था, वहाँ आप अपना लगेज रख सकते थे बट अच्छे से रोप से टाई करके रखते थे। रीज़न इज़ क्योंकि बस क्या है, मोशन में है। अचानक से अगर बस ड्राइवर ने बस को स्टॉप कर दिया तो क्या होगा, वो रेस्ट पे आ जाएगी और लगेज गिर सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट यहाँ किसका लग रहा है? इनर्शिया का लग रहा है। तो ये सारे एग्जांपल्स इनर्शिया से ही रिलेटेड हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट और मोशन या फिर इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दोनों से रिलेटेड एग्जांपल्स हो सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इनर्शिया का कॉन्सेप्ट अब तक समझ आ रहा हो।
अब आगे बढ़ते हैं कि ये जो इनर्शिया चीज़ है ये डिपेंड किस किस चीज़ों पे करती है, व्हाट फैक्टर्स इफेक्ट इनर्शिया। सो इनर्शिया किस पे डिपेंड करता है, इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा। अब इस चीज़ पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि आपसे दो ऑब्जेक्ट पूछे जाएंगे, लेट सपोज अ बस एंड अ साइकिल, दो ऑब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपसे पूछा हुआ है इन विच केस द इनर्शिया एक्सपीरियंस इज मोर। अब बस और साइकिल में आपको पता है बस का मास ज़्यादा है, क्योंकि बस का मास ज़्यादा है तो उसका इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। ऐसे ही कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स आपको कंपेयर करने को बोले जाएं तो आप कंपेयर कर सकते हो, जिसका मास ज़्यादा उसका इनर्शिया ज़्यादा, बिकॉज इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम भी रह गया था, इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। मतलब जो नेट फोर्स है, सीधी सी बात, सीधी सी लैंग्वेज में बोले, जो नेट फोर्स है वो क्या है, जीरो। मतलब हम अलग से इस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे ऑब्जेक्ट पे। कैन दी ऑब्जेक्ट मूव विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी, क्या पॉसिबल है कि जो उसकी वेलोसिटी है वो जीरो ना हो, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से वो आगे मूव करता रहे। अब क्या होगा इसका आंसर, थोड़ा खुद सोचो। देखो सीधी सी बात है, फोर्स जीरो हो, एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स की बात कर रहे हैं, फोर्स जीरो हो तो ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और न्यूटन ने क्या कहा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो वो मोशन में ही रहेगा। कब तक, जब तक हमने उस पर कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया। अब क्योंकि यहाँ फोर्स अप्लाइड जीरो है, मैंने ऑब्जेक्ट को मोशन में छोड़ दिया तो वो मोशन में ही रहेगा ना, क्योंकि फर्स्ट लॉ तो यही कहता है कि ऑब्जेक्ट मोशन पे है तो मोशन में ही रहेगा। तो उसके अकॉर्डिंग चलें तो ऑब्जेक्ट कैन मूव विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। जब मोशन में है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होएगी, लेट सपोज वो वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। इस वेलोसिटी से ये बॉल आगे मूव कर रही है। आपने क्या बोला, कुछ एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई किया तो आगे मूव ही करती रहेगी ना, यही हमारा फर्स्ट लॉ था। तो अब इसमें कंडीशंस आपको स्टेट करनी थी कि किस कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट, किस कंडीशन में ये चीज़ पॉसिबल है। पॉसिबल तब है जब ये वाली बॉल कॉन्टिन्यूसली सेम मोशन में, यानी 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ही आगे चलती रहे, इसकी वेलोसिटी चेंज ना हो। फर्स्ट ये कंडीशन हो गई कि इसकी वेलोसिटी यही रहे 5 मीटर पर सेकेंड, चेंज ना हो, इसी वेलोसिटी से आगे मूव करे। सेकेंड कंडीशन, हम कुछ इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, ठीक है, क्योंकि फोर्स लगा दिया तो ऑब्जेक्टली पर्टिकुलरली बॉल मूव करेगी, है ना। तो दो कंडीशंस क्या हो गई, सेम वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट मूव करता रहे, 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है तो वो वही रहे। दूसरी सिचुएशन कि हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करें तो ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। सो दिस सिचुएशन इज पॉसिबल। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, 1 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है आपका एग्जाम में। सो दिस इज इट, फर्स्ट लॉ हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड लॉ लेंगे। इन केस आपके कोई भी डाउट्स हैं वीडियो से रिलेटेड या कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। सो अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।